ओके, लिसन केयरफुली। आपके प्रैक्टिकल जो है वो शुरू करने हैं मुझे। आप सभी बच्चे प्रैक्टिकल फाइल परचेज कर लें। आपके यहाँ स्कूल के साइड में एक दुकान है कोई सी, यहाँ पर प्रैक्टिकल फाइल अवेलेबल है, ठीक है। आप लोग परचेज कर लें। जैसे ही परचेज करेंगे आपका प्रैक्टिकल शुरू करा दिया जाएगा। आपकी कैसे रहेगी मुझे ध्यान नहीं आ रहा। 11th के 3 प्रैक्टिकल हो गए, 2 एक्टिविटी हो गई। 12th के 2 प्रैक्टिकल हो गए, 1 एक्टिविटी हो गई। 9th का भी शायद 1 प्रैक्टिकल हो गया और 1 एक्टिविटी होगी 9th क्लास की भी। तुम ही बच्चे पढ़े और पूरे स्कूल में धूम मचा हुआ है और तुम्हें पता ही नहीं है कि फाइल भी परचेज करनी है। आप लोगों का जवाब है हमें तो पता ही नहीं है। अरे मैंने खुद ने कहा हुआ है सभी बच्चे प्रैक्टिकल फाइल परचेज कर लें, ठीक है। प्रैक्टिकल हाँ यही मिल जाएंगे, परचेज कर लीजिए, ठीक है ना। अगली बार जब आप आएंगे तो प्रैक्टिकल फाइल के साथ आएंगे, ठीक से सुन लीजिए। और जो लाइव बच्चे हैं वो कल अपनी प्रैक्टिकल फाइल के साथ आएंगे। सभी लाइव बच्चे ध्यान रखेंगे, प्रैक्टिकल फाइल परचेज करिए और आइए। कल एक प्रैक्टिकल करा दिया जाएगा, क्लास में ही करा दिया जाएगा, ठीक है। उसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। जो बच्चे कल नहीं आएंगे, जैसे आप लोग नहीं आएंगे, तो आप लोग उन लेक्चर्स को देख सकते हैं। वो प्रैक्टिकल कैसे किया गया आप उसे देख सकते हैं, समझ गए? समझ में आ गया? तो आज फिर हम लोग पढ़ लेते हैं। बुक देना बेटे। आप लोगों के कारण आज प्रैक्टिकल नहीं हो पा रहा है, आप लोगों के बेवकूफी के कारण, नहीं तो प्रैक्टिकल हो जाता। कोई सिविलियन नहीं, जो भी लाओ एक जैसी लानी। पूरी क्लास जो भी फाइल आप परचेज करें एक जैसी फाइल परचेज होनी है, ठीक है ना बेटा। सारी फाइलें एक जैसी होती हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, मेरी बात तो सुने। आप पहली बार 10वीं परीक्षा देने वाले हैं, पता नहीं कितने बैच आए और गए, ये तो पता ही आपको। तो आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आपको जितना कहा जाए उतना कहा, आप वहां जाएंगे वो पर्टिकुलर एक फाइल देगा, पूरी क्लास को एक जैसी फाइल परचेज करनी है बस। जो भी परचेज करना है एक जैसी, कोई भी फाइल ले लो, समझ गए ना। मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं किसी फाइल की। जो भी पूरी क्लास एक जैसी फाइल परचेज करेगी, जिससे कि जो प्रैक्टिकल के सीरियल नंबर्स होते हैं वो चेंज ना हो, समझ गए ना। सारी फाइल एक जैसी होती हैं, केवल उनके सीरियल नंबर आगे पीछे होते हैं। समझ में आ गया? प्रैक्टिकल वही लिखे होते हैं जो सिलेबस का पार्ट होता है, इसलिए वो नहीं बदलते, ठीक। वो केवल कोई नंबर 1 पर है तो कोई 4 नंबर पे चला गया, कोई 3 नंबर पे दे दिया, तो केवल सीरीज में चेंजेस आते हैं। तो मैं चाहता हूँ वो ना हो, इसलिए एक जैसी सभी बच्चे प्रैक्टिकल फाइल परचेज करेंगे। क्लियर हो गया ना? अगली बार प्रैक्टिकल फाइल के साथ आएंगे। कल मैं प्रैक्टिकल करा दूंगा एक। अगर बच्चे फाइल लाते हैं तो अगर एक भी बच्चा फाइल लाया तो एक प्रैक्टिकल हो गया। एक भी बच्चा फाइल लाया प्रैक्टिकल कंडक्ट करा दूंगा तुरंत ही, ठीक है। डिले नहीं चाहिए मुझे, और साथ के साथ प्रैक्टिकल होते रहेंगे, बीच का कोई टर्न नहीं है। पिछले दिनों हमारा जो सिलेबस चल रहा था वो इलेक्ट्रिसिटी का था। किसका था? जिसमें से हमने ये सीरीज पैरेलल ये सारे हमने कर लिए थे। हाँ, मैग्नेटिज्म की बात करते हैं अब। अच्छा, मैग्नेटिज्म चल रहा था, यस 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 यस। अच्छा, इसमें हमने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कर लिया था, राइट हैंड रूल हो गया था ना, लेफ्ट हैंड रूल राइट हैंड रूल हो गया था। जनरेटर शायद नहीं हुआ था, हो गया था। इलेक्ट्रिक जनरेटर शायद हो गया था, नहीं कराया था। तो आइए आज इलेक्ट्रिक जनरेटर कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक जनरेटर एंड डोमेस्टिक वायरिंग, और इसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। कहाँ से आवाज आई थी? यहाँ से तो नहीं थी। अच्छा, पक्का देखना देखना सिलेबस में। देखने में मुझे इस पर देखना पड़ेगा, टीचमेंट पर मैंने डाला हुआ है ना सिलेबस आपका। ला मुझे दिखा, डिलीटेड टॉपिक्स लिखे हुए हैं।
पक्का। और मोटर नहीं है? अच्छा, डोमेस्टिक वायरिंग देखना। पक्का। वो टीचमेंट से देख लिया है आपने? हाँ बेटे, क्या बता दूं पढ़ने के बाद? तो ठीक है, फिर तो चैप्टर ओवर हो गया ना, फिर क्या बचा? अब कौन सा फिजिक्स का और कौन सा सिलेबस है? एक बच रहा है, सोर्स ऑफ एनर्जी। अच्छा देखिए, इससे आप कंफर्म हो गया कि आपकी सारी यूनिटें समाप्त हो चुकी हैं, केवल एक यूनिट बची हुई है, एक चैप्टर। आज उसकी शुरुआत कर देते हैं और आने वाले 2 लेक्चर में, 3 लेक्चर में वो भी समाप्त हो जाएगी। तो आज का बेटा पॉइंट है सोर्स ऑफ एनर्जी, योर यूनिट नंबर, सॉरी चैप्टर नंबर 14, चैप्टर नंबर 14, सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्स ऑफ, दिस इज योर नेक्स्ट और लास्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स का कौन सा चैप्टर है बेटा? लास्ट चैप्टर है। इसके बाद फिजिक्स का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा आपका। प्रैक्टिकल जल्द से करा के वो भी पूरा कर देंगे, फिर एक ही काम बचेगा, आप समझदार हैं, रिवीजन टेस्ट। रिवीजन टेस्ट, और रिवीजन टेस्ट में क्या होता है आप समझदार हैं। तो आपकी बड़ी अच्छी पढ़ाई अब शुरू हो जाएगी। सब आप लर्निंग वर्निंग सब फटाफट शुरू होगी। अभी एक भी बच्चे ने कॉपी नहीं चेक करवाया, शायद एक आध बच्चे ने करवाया हो, आपने कॉपी भी नहीं चेक करो, कितना दुखद है। हाँ, तुमको पता है सप्ताह के 2 दिन डिसाइडेड हैं, फ्राइडे एंड सैटरडे, एवरी डे, एवरी वीक, फ्राइडे एंड सैटरडे। कोई बच्चा लाता है? कोई नहीं लाता। कोई नहीं, आप लाएंगे। ये सोर्स ऑफ एनर्जी खत्म हो जाएगा, फिर कोई काम तो है नहीं, हम लोग पर्सनली डील करेंगे, फेस टू फेस बात करेंगे। कॉपी ला, जी नहीं है आजा, ठीक है? तो ऐसी बात होगी। तो इससे पहले आपको चैप्टर नंबर 13 कंप्लीट करना है। कौन सा करना है? चैप्टर नंबर 13 कंप्लीट कर लेना। सिलेबस मैंने फिर बोला पड़ा हुआ है टीचमेंट ऐप पर, जो आपका करंट का सिलेबस है। आपको केवल उसी के अकॉर्डिंग सारा काम करना है, बाकी के क्वेश्चन भी छोड़ देने, बाकी के क्वेश्चन आंसर भी छोड़ देने। जो सिलेबस डिलीटेड है उसका कोई महत्व नहीं है हमारे लिए। सोर्स ऑफ एनर्जी में क्या क्या डिलीटेड है जरा बता। मैंने लिखाया था कौन कौन सा पॉइंट है, लगाया हुआ आपने? कोई डिलीटेड नहीं? चल ठीक है, अब शुरू करते हैं हम लोग। आइए, मैं चाहूंगा कि इस लेक्चर को हम लोग रीडिंग मेथड से करें। कौन से मेथड से? अभी तक हमने जो भी चैप्टर्स किए हैं, दे आर बेस्ड ऑन लेक्चर मेथड एंड डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड। अभी तक हमने जो भी पढ़ाई करी वो 2 मेथड से करी थी, जिसमें लेक्चर मेथड चलता था और डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड चलता था। आज हम लोग इसे रीडिंग मेथड से करेंगे। कैसे? इसमें मैं ये चेक करना चाहता हूं कि आपके क्लास के कितने बच्चों की रीडिंग स्किल कैसी है, और आप पढ़ेंगे, हम लोग उसे समझेंगे। हाँ, सब लोग एक एक 2 पैराग्राफ पढ़ेंगे। एनीवन मुस्कान इन द क्लास? मुस्कान का मतलब 2 होता है, 1 होता है? तो दोनों 10th भी किए हैं? भाई कमाल हो गए। चलिए, ओके, कम टू द पॉइंट। हम शुरू करते हैं आपसे। व्हाट्स योर नेम? व्हाट नाम बोलिए? कोमल। कोमल खड़ी हो जा, बुक दो बेटा इसे, बुक देना इसे। खड़ी हो जाइए और पढ़िए, ठीक है? मुझे आपकी रीडिंग स्किल चेक करनी है, मुझे पता। खड़ी हो जाना, बैठ के नहीं करना है, ठीक है? और लाउडली पढ़ना है कि आपकी वॉइस भी रिकॉर्ड हो। कैरी ऑन। सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी, यस, कैरी ऑन। We student get the total energy
ऐसे पढ़ोगे, लास्ट मोमेंट पे पहुंच गए हम। नेक्स्ट वन, बुक ट्रांसफर कर। ये सिया In class 9th we studied. ऐसा बोलिए कि उस क्लास में जो लास्ट में बच्ची बैठी हुई ना, वहां तक तेरी वॉइस जानी चाहिए। Sir, studied. स्टडी। In class 9th we studied that the total energy during a chemical or physical process in conserved. 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 Then why do we hear Here. so much about the energy crisis if energy can neither be created neither be created not destroyed? We should have no worries. We should be able to अभी बोला should. We should be able to do endless activities without thinking about resources of energy. बैठिए। We are talking about class 9th. During physical or chemical changes, the energy remains conserved. अगर हमने क्लास 9th में सीखा हुआ है कि चाहे फिजिकल चेंज हो या केमिकल चेंज हो, एनर्जी हमेशा क्या होती है? कंजर्व होती है। एनर्जी क्या होती है? कंजर्व होती है। लेकिन फिर भी आपने देखा होगा कि देयर इज ए क्राइसिस ऑफ एनर्जी। एनर्जी का क्या चल रहा है? क्राइसिस चल रहा है। अभी अभी आपने टेलीविजन पर नई न्यूज सुनी होगी कि देयर इज क्राइसिस इन कोल। कोयले में बहुत ज्यादा क्राइसिस आ रहा है देश में, सुना है आपने? बहुत टेलीविजन पर इस समय खूब चल रहा है कि कोयले का हमारे देश में क्या है? क्राइसिस है, जिसके कारण बिजली बनने में बड़ी समस्याएं पैदा हो रही हैं। लाइट का जो हमारा प्रोडक्शन है वो बड़ा प्रभावित हो रहा है ड्यू टू क्राइसिस ऑफ कोल। कोल क्या है? दिस इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। विच टाइप ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी? देयर आर टू टाइप ऑफ सोर्सेस ऑफ एनर्जी, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। ऐसे सोर्स ऑफ एनर्जी जिनको हम रिन्यू कर सकते हैं और ऐसे सोर्सेस ऑफ एनर्जी जिनको हम रिन्यू नहीं कर सकते। समझ में आ गया? ये बातें आपको क्लास 9th में सिखाई जा चुकी हैं। अब इसके आगे फिर आप पढ़िए नेक्स्ट पैराग्राफ, जल्दी, बड़ा फास्ट पढ़ो बेटा। नेक्स्ट पैरा। दिस रिडल कैन बी सॉल्व इफ वी रिकॉल। पढ़िए। व्हाट्स योर नेम? आपका नाम क्या है? वंदना। थोड़ा तेज पढ़िए, आवाज तेज लाइए। सर्टेन हाइट, पोटेंशियल एनर्जी highly exothermic and heat energy. बैठिए। देखिए, हम लोगों ने बहुत सारे प्रैक्टिकल्स किए हुए हैं बेटे क्लासेस में, बट हियर इफ वी लाइट द कैंडल, अब एक एग्जांपल लेते हैं। इफ वी लाइट द कैंडल, जैसे आप कैंडल को क्या करते हैं? जलाते हैं। देन द कैंडल प्रोड्यूस टू थिंग्स। कैंडल दो चीजों को प्रोड्यूस करता है। नंबर 1, लाइट फॉर आवर सेंसेशन। लाइट देता है जिससे कि हम, हमारी आंखें सेंसेशन में आती हैं और हम किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। एज वेल एज द कैंडल प्रोड्यूस हीट। सो द लाइटनिंग ऑफ कैंडल इज ए एक्सोथर्मिक प्रोसेस। कैंडल को लाइट करते हैं तो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या होता है? एक्सोथर्मिक इज द प्रोसेस इन विच देयर इज ए केमिकल चेंज एंड यू गॉट अ हीट। एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें केमिकल चेंज के कारण हमें क्या मिलती है? हीट। उसे हम क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक। यानी कि ऐसा पर्टिकुलर रिएक्शन जिसके होने के बाद हमें क्या महसूस हो?
ऊर्जा, हीट महसूस होती है, उसे हम एक्सोथर्मिक कहते हैं। क्या कहते हैं? समझ में आ गया? अच्छा, अगला पॉइंट ये है, अगर हम एनर्जी की बात करते हैं, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म ओनली। पिट जाएगी, आपसे कह रहा हूं मैं, ध्यान से सुनिए बातों को। मैं देख रहा हूं बहुत सारे बच्चे हैं जिनको रीडिंग भी प्रॉपर नहीं आ रही है, कम से कम लेक्चर को तो ध्यान से सुनिए। समझ में आ रहा है? हाँ, ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए। क्या बता रहे थे आप? हाँ, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, एनर्जी को कभी ना तो आप उत्पन्न कर सकते हैं आप, और ना ही उसे नष्ट कर सकते हैं। यू कैन चेंज द एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, केवल आप एनर्जी के फॉर्म को चेंज कर सकते हैं। आई एम टेकिंग वन एग्जांपल फॉर दिस। सपोज वी पुल आउट दिस डस्टर एट सर्टेन हाइट, हमने इस डस्टर को कहां पे किया? सर्टेन हाइट पे किया। तो हमने वर्क डन किया इस डस्टर को उठाने में। लास्ट वन, खड़ी हो जाइए आप। यस, खड़ी रहिए। आप समझ गई मैंने आपको खड़ा क्यों किया, ये बताना पड़ेगा मुझे। समझ गई होंगी ना? डोंट टच द वॉल, आइंदा से गलती ना हो। समझ में आ गया? 2 बार मैंने तुम्हें अवॉइड किया कि शायद समझ जाए, इसको भी डांट मारी फिर भी नहीं समझी। ये क्या है? दिस वन डस्टर we pulled from table to certain height, and for this possesses some energy, and this energy is called potential energy. And you know well what is potential energy. Potential energy is the energy possessed by the body by virtue of its position. जो एनर्जी होती है किसी पर्टिकुलर बॉडी में, वो एनर्जी जो उसके पोजीशन के कारण आती है, उसे हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। इट मींस इन दिस सिचुएशन this particular duster got potential energy, but if we release this duster from the certain height, what happen? You can see, what you can see, are you hearing some sound? क्या आपने कुछ साउंड को हेयर किया? आपने साउंड सुना? इट मींस क्या हुआ कि जब हमने सर्टेन हाइट से डस्टर को रिलीज किया, तो वो एनर्जी जो थी डस्टर में स्टोर थी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, दैट एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज साउंड एनर्जी। क्योंकि जब उसने ग्राउंड पर हिट किया तो उसमें क्या पैदा हुई थी? साउंड। तो आपने क्या देखा? दैट पोटेंशियल एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू 2 टाइप्स ऑफ एनर्जी, one is kinetic energy and the rest part get converted into sound energy. This experiment shows that, or this demonstration shows that energy neither be created nor destroyed, it can be transformed only. इसको आप क्या कर सकते हैं? सिर्फ ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। आई होप समझ में आया होगा। कोई डाउट? नेक्स्ट वन, नेक्स्ट पैरा, लाउडली बेटे, लाउडली पढ़ना है। Total energy during a the total energy during a chemical and physical process, but those we think about the burning candle again can be somehow but together the light and the generated along with it as a wax देखिए, if we talking about the burning of candle, अगर हम कैंडल की बर्निंग की बात करते हैं, यू कैन सी देयर इज ए केमिकल चेंज। वहां पर क्या होता है? जैसे आपने क्या किया? लाइट अप किया कैंडल को, आपने क्या किया? लाइट अप किया, कैंडल जलने लगी, तो वहां से कितने प्रकार की एनर्जी पैदा हुई? वैक्स क्या होने लगे? मेल्ट होने लगी। तो वैक्स के मेल्ट होने से जो केमिकल एनर्जी थी वो सबसे पहले किसमें कन्वर्ट हो गई? लाइट एनर्जी में। किसमें कन्वर्ट हो गई? आफ्टर दैट रेस्ट पार्ट गेट कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। आप हाथ ले जाइए नजदीक, आपको हीट महसूस होगा, होगा या नहीं होगा? वार्मनेस, गर्मी महसूस होगी। एंड और क्या हुआ? आफ्टर दैट यू कैन सी देयर इज सम रेजिड्यू देयर, वहां पर कुछ रेजिड्यू पैदा होता है। रेजिड्यू क्या होता है? रेजिड्यू आप कह सकते हैं कि जैसे जब कैंडल जलता है तो सारा जो वैक्स होता है वो सारा तो ग्लो नहीं करता ना, सारा बर्न नहीं होता। रेस्ट पार्ट मेल्ट करके कहाँ जाता है? नीचे आता नहीं आता कैंडल में, नीचे फैल जाता है। तो उसका मतलब यही है कि कुछ पार्ट कन्वर्ट हो गया हीट में,
कुछ पार्ट कन्वर्ट हो गया लाइट में, और जो रेस्ट पार्ट बचा इन द फॉर्म ऑफ रेजिड्यू, वो वैक्स कहाँ गया, नीचे आ गया। उस वैक्स को, रेस्ट वैक्स को आप पुनः रिसाइकल भी कर सकते हैं। ठीक है, सारा इकट्ठा करिए, मेल्ट करिए, फिर उसमें एक धागा डाल दीजिए, नई कैंडल तैयार है रेस्ट पार्ट से। उसको आपको थ्रो नहीं करना, थ्रो करने से क्या हो जाएगा, खराब जाएगा, फायदा क्या है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट वन, लाउडली। आपका क्या नाम था बेटा? लाउडली। कोमल। Suppose we take 100 milliliter of water whose temperature is 348 Kelvin, 75 degrees Celsius, and heat it and room where the temperature is 298 K, 25 degrees Celsius. What will occur? Is there any way of collecting of the heat loss of the environment and making the water or once it has become cold? ओके, वी आर टेकिंग नेक्स्ट एग्जांपल। क्या नाम आपका? सोनिया। वी आर टेकिंग नेक्स्ट एग्जांपल बेटे। सपोज हमने एक स्टैंड लिया, ये प्रैक्टिकल आप घर पे भी कर सकते हैं, देयर इज नो नीड ऑफ स्टैंड आप, लेकिन हम यहाँ पर साइंटिफिक वे दिखा रहे हैं आपको। सपोज ये बेटा है हमारा स्टैंड, यहाँ पर हियर वी यूज अ नॉब, एंड यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया, हियर वी यूज अ सर्टेन टेबल लाइक दैट दिस। यहाँ पर हमने एक कंटेनर लिया, सपोज जार ले लिया, क्या ले लिया, जार, लाइक दैट दिस। और यहाँ पर हमने एक गेज लगा दिया, गेज पर स्टैंड हुआ है। यहाँ पर एक हमने बर्नर ले लिया, क्या ले लिया बेटे, बर्नर। ये स्पिरिट लैंप ले लिया, और इसमें हमने क्या भर दिया है, वाटर। क्या भर दिया हमने, कुछ समझ में आया? दिस इज योर क्लैंप स्टैंड, दिस इज योर टेबल, उसके टॉप पर मैंने क्या रखा हुआ है, बर्नर या स्पिरिट लैंप आप कह सकते हैं। ये लाइट हमने ग्लो कर दी, यहाँ पर एक गेज लगा दिया है, गेज का होल्डर है, और एक जार लेकर उसमें मैंने वाटर फिल कर दिया। क्या फिल कर दिया? नाउ वी लाइट अप द स्पिरिट लैंप। हमने स्पिरिट लैंप को क्या कर दिया, जला दिया। तो जाहिर सी बात है, आफ्टर सम टाइम यू कैन सी ये क्या हो जाएगा, हीटअप होगा। हीटअप होगा, होगा या नहीं होगा? सपोज हमने इसे अकॉर्डिंग टू योर बुक हमने इसे 75 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया। कितने तक गर्म कर दिया? ठीक है। और ये जो हमारा रूम टेम्परेचर है, जैसे हम लोग यहाँ बैठे हैं, इस रूम का जो टेम्परेचर होता है स्टैंडर्ड, ऑलवेज बी रिमेंबर दैट रूम टेम्परेचर इज ऑलवेज 25 डिग्री सेल्सियस। जो रूम टेम्परेचर होता है, भूलिएगा नहीं कभी, ये फिक्स होता है। रूम टेम्परेचर कितना लिया जाता है, यानी कि वी आर सर्वाइविंग एट 25 डिग्री सेल्सियस। बट आवर बॉडी टेम्परेचर, हमारा जो शरीर का तापमान होता है, दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस। हमारे शरीर का टेम्परेचर कितना होता है? अगर टेम्परेचर 37 से ऊपर, यानी कि इसे आप अगर फ़ारेनहाइट में चेंज करेंगे तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। फ़ारेनहाइट में कितना होता है? 98.4। अगर हम उसे सेल्सियस में कन्वर्ट करते हैं तो कितना होता है? 37। तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना, साइंस के अकॉर्डिंग 37 डिग्री सेल्सियस। बट अगर हम डॉक्टर के टर्मिनोलॉजी में बात करते हैं, दंड मिला है तुम्हें, रेस्ट करने के लिए नहीं मिला है। अगर हम डॉक्टर की टर्मिनोलॉजी में बात करते हैं, दैट इज 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है। तो हमारे बॉडी में और रूम के टेम्परेचर में कितने डिग्री का डिफरेंस हो गया? कितने डिग्री डिफरेंस, जल्दी बताओ भाई, आप लोग सारे साइंटिस्ट बैठे हुए हैं। बॉडी कितने का, आओ 37 एंड 25 यू गेट 12। 37 माइनस यू गेट, अरे समझ में आया ना 12 डिग्री कैसे हो गया? गुड। अच्छा, अभी हमने इसको क्या किया, अभी हमने इस पर्टिकुलर वाटर को 75 डिग्री सेल्सियस पे क्या कर दिया, हीटअप कर दिया। ठीक है। क्या ये बॉयल करेगा? द क्वेश्चन इज, क्या ये बॉयल करेगा?
कहाँ बॉयल करेगा? टेल मी। आपने, यू नो द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। जो पानी उबलता है, जो हम उसे बॉयल करते हैं, उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 100 डिग्री सेल्सियस। ऑलवेज बी मेमोराइज, ठीक है, भूलना नहीं है, ये हमेशा याद रखने वाली चीजें हैं। रूम टेम्परेचर कितना होता है, बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, और पानी कितने डिग्री पर बॉयल करने लगता है। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है? यानी कि जब टेम्परेचर रेज करता 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 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचेगा, तो वाटर क्या करने लगेगा? बॉयल करने लगेगा। इट मीन्स दिस इज नॉट सिचुएशन ऑफ बॉइलिंग ऑफ द वाटर, बिकॉज द टेम्परेचर इज लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस। कंफर्म हो गया? कोई डाउट तो नहीं ना बेटे? ओके। आफ्टर दैट वी रेस्ट दिस पर्टिकुलर जार इन स्पेस। हमने इसे अपने स्पेस में, इन्वायरमेंट में रख दिया। यू कैन सी आफ्टर few minutes later or after some times later, the temperature of this particular water is reduces. ये पानी का टेम्परेचर क्या होगा? घटेगा। यानी कि जो आपने पानी को गर्म किया था, वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? ठंडा होगा। क्यों? ड्यू टू लॉस ऑफ टेम्परेचर इन सराउंडिंग। क्योंकि टेम्परेचर जो है कहाँ चला जाएगा? टेम्परेचर कहाँ चला जाएगा? सराउंडिंग में। ये जो हमारे चारों तरफ हवा ये क्षेत्र है, इसमें धीरे धीरे वो टेम्परेचर क्या कर जाएगा? रिलीज कर जाएगा। आपने टेम्परेचर दिया कितना? माना कि कुछ समय बाद इसका टेम्परेचर कितना हो गया? 40 डिग्री सेल्सियस। माना आपने इसमें थर्मामीटर डाल के रखा हुआ है। क्या डाल के रखा हुआ है? यह है थर्मामीटर, आपने डाला हुआ है, ये टेम्परेचर आपको दिखा रहा है। तो पहले आपने इसको कहां तक मेजर किया था? 75। आपने इसको कुछ समय तक के लिए रेस्ट कर दिया। आफ्टर दैट यू मेजर द टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस। ओके। तो आखिर देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 35 डिग्री। 35 डिग्री कितने का टेम्परेचर का डिफरेंस आ गया? 75 माइनस 40 इक्वल टू 35। तो आखिर ये 35 डिग्री कहां गया? सराउंडिंग में। कहां पर गया? हमारे चारों तरफ का जो वातावरण है उसमें ट्रांसमिट हो गया। क्या हो गया? तो इसे हम क्या कहते हैं? यू कैन सी देयर इज ए लॉस ऑफ एनर्जी। वहां पर एनर्जी का क्या हो गया? लॉस हो गया। बिकॉज पहले 75 आपने किया, अब वो 30 हो गया, तो उसको हम क्या कहते हैं? लॉस ऑफ एनर्जी। समझ में आ गया? लॉस ऑफ। आई होप क्लियर हो गया होगा। यही अगला पैराग्राफ था जो बातें बताई गई। नेक्स्ट वन। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी का सबसे अच्छा सोर्स क्या है? बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए कोई नहीं, वो मैंने बता दिया। हाँ। नेक्स्ट भी पढ़िए। देखिए, गुड सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? इसमें सारे आप अभी हम लोगों ने बात करी। इसमें देखा डीजल, पेट्रोल, ठीक है, दिस इज आल्सो ए पार्ट ऑफ एनर्जी, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ डीजल वी कैन ऑपरेट द मोटर, like that your tractor,
लाइक दैट योर ट्रक्स, ट्रैक्टर होते हैं, ट्रक्स होते हैं, इसमें क्या यूज होता है? डीजल। तो उस डीजल का यूज करके हम लोग करते क्या हैं? डीजल की एनर्जी को मशीन में डाल देते हैं। तो मशीन क्या करती है? कौन सा वर्क करती है? कौन सा वर्क करती है? मशीनरी वर्क करती है। यानी कि मशीन से हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। समझ में आ गया? यानी कि डीजल क्या है? डीजल इज ए केमिकल, और हम मशीन को क्या करते हैं? ऑपरेट। यानी कि ऐसी सिचुएशन में हमें क्या मिलता है? द केमिकल एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। किसमें मिलती है हमें? भाई डीजल को आप कहां डालते हैं? भाई ट्रैक्टर में, ट्रैक्टर इज अ मशीन। कार में, कार इज अ मशीन। ट्रक में डालते हैं, ट्रक इज अ मशीन। तो मशीन से जो हमें एनर्जी मिलती है दैट इज आवर मैकेनिकल एनर्जी। ओके, so in this case, in case of diesel or in case of petrol, the chemical energy get converted into mechanical energy. Okay, अच्छा, in that mechanical energy you can see there is a generator. आपने जनरेटर देखा है ना? जनरेटर में आप क्या लगाते हैं? हैंडल लगाते हैं, जनरेटर स्टार्ट हो जाता है, और उससे क्या लगा होता है? अल्टरनेटर। अल्टरनेटर से हमें क्या मिलती है? इलेक्ट्रिक एनर्जी भी मिल जाती है। यानी कि जरा नोट करें, अगर हम जनरेटर का इस्तेमाल करते हैं द केमिकल एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी, and that mechanical energy further get converted into electrical energy by cyclic process। हमने साइक्लिक को एक चेंज बनाकर आपने देखा हम किस प्रकार से केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में हमने कन्वर्ट किया, फिर उस मैकेनिकल एनर्जी को हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया, फिर उस इलेक्ट्रिक से you can operate fan, you can operate bulb, you can operate television, you can operate fridge in different situation। उस एनर्जी का इस्तेमाल आपने कहां कहां किया? कई कई प्लेस पे किया। तो आपको सिस्टम समझ में आ गया ना कि हम एक प्रकार की एनर्जी को अलग अलग प्रकार की एनर्जी में क्या कर सकते हैं? प्रोसेस कर सकते हैं। समझ में आ गया? कोई डाउट? ओके, नेक्स्ट वन। बेटा थोड़ा तेज, लाउडली, सबको सुनना चाहिए। We can find that the particular source of energy of each sector for doing some work depends on various factors. For example, by choosing a fuel, we would ask the following question ourselves. देखिए बैठ जा। देखिए, जब भी हम कभी किसी फ्यूल का हमें चयन करना है, वी आर गोइंग टू चूज अ गुड फ्यूल। अगर हमें एक अच्छे फ्यूल का चयन करना है, अच्छे ईंधन का चयन करना है, तो वो अच्छा ईंधन कैसा होना चाहिए? व्हाट आर द क्वालिटी ऑफ द फ्यूल्स? उस फ्यूल की क्वालिटी क्या होनी चाहिए? जैसे पुराने समय के हम फ्यूल की बात करते हैं, ओल्ड एजेस की, शायद आपने देखा हो, आपकी दादी या मम्मी शायद खाना बनाती हूँ पुराने समय में तो लकड़ी का इस्तेमाल करती थी। लकड़ियां आती थी, चूल्हे में लगाई जाती थी, तो उससे खाना बनता था। या उपले का इस्तेमाल किया जाता था, शायद अब भी होता हो, उपलों का इस्तेमाल किया जाता था ना, उससे हम हीट प्रोड्यूस करते थे। किया जाता था, नहीं किया जाता था? अब भी किया जाता है। आज हमें उसी बात को समझना, फिर आप अच्छा समझेंगे। अगर आपने इन चीजों को देखा है तो आप अच्छा समझेंगे जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। हमें किसी भी, देखिए चलिए आप ऑप्शन ले लेते हैं। उपली, वुड, एलपीजी, उपला, यू नो उपला, वुड लकड़ी, और हमने क्या ले लिया? अच्छा, इन तीनों में वी आर टेकिंग थ्री टाइप्स ऑफ फ्यूल हियर। वन इज योर उपला, अनदर इज योर विच wood, and last one is your, which one is the best fuel among these three? इन तीनों में से सबसे बेस्ट फ्यूल कौन सा है? टेल मी। एलपीजी। एलपीजी, आपने कहा एलपीजी, मैं भी सहमत हूं, सभी सहमत होंगे। बट व्हाट आर द रीजन फॉर सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ गुड फ्यूल? अच्छे फ्यूल को चूज करने का, सिलेक्ट करने का आपने क्या क्राइटेरिया निकाला? तो कैसे कहा कि एलपीजी इज द बेस्ट देन उपला एंड वुड? चलिए, एक पॉइंट आ गया पोल्यूशन। एक स्टेप क्या हो गया? वी आर कंपेयर दिस थ्री फ्यूल ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोल्यूशन। ओके, एंड पेड़ नहीं कटेंगे। मतलब नेक्स्ट पॉइंट हम ले सकते हैं,
we can choose the unadvantageous effect on nature. Okay, anything else? Think. भगवान ने आपको ब्रेन दिया हुआ है, यूज इट. यस. नेक्स्ट पॉइंट इज, उसमें से क्या निकलता है? स्मोक. और वो स्मोक हमारी आंखों को क्या करता है? ठीक है, ये भी बेस्ट है ये. एंड अभी आप मेन पॉइंट पे नहीं आ रहे जो उसका मेन पॉइंट, इसीलिए मैं और पूछ रहा हूं आपसे. हाँ, टाइम कंज्यूमेबल. हाँ, टाइम भी वी कैन चूज टाइम, क्योंकि टाइम का भी इफेक्ट आएगा. उपले में टाइम का इफेक्ट आता है, वुड में भी टाइम का इफेक्ट आता है, एलपीजी में भी टाइम का इफेक्ट आता है. लेकिन टाइम का इफेक्ट क्यों आता है, वही चीज तुम्हें पूछ रहा हूँ इतनी देर से. उस पॉइंट पे आ जाओ, बस मेरा काम हो जाए. इधर वाली लड़कियां क्या ऐसे ही हैं? अरे जवाब दीजिए. देखिए, हमारे शरीर में बहुत सारे अंग हैं. देयर आर नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इन आवर बॉडी. लेकिन ऐसा ऑर्गेनिज्म, ईश्वर ये कहता है, ऊपर वाले कहते हैं कि हमारे शरीर में जो अंग सबसे ज्यादा हैं उसका इस्तेमाल हमें क्या करना चाहिए? सबसे ज्यादा करना चाहिए. और जो अंग कम है उनका इस्तेमाल क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए. जैसे जीव एक है, कम बोलिए. स्वाद कम ढूंढिए. जैसे जो लोग नहीं होते तो स्वाद क्या है खाने में, बहुत बोलते, एक ही जीव फटफट चलती रहती है, बंद ही नहीं रहती. ठीक है, लेकिन एक अंग ऐसा है जो 3 है, दैट इज योर ब्रेन. उसको खूब यूज करें. हाथ 2 है, खूब यूज करें. लेकिन जो अंग एक है उसका कम यूज करें. लेकिन हमारे पूरे शरीर में एक अंग ऐसा है जो 3 है, 3 पार्ट में डिवाइडेड है, दैट इज योर ब्रेन. फोर ब्रेन, हिंड ब्रेन एंड मिड ब्रेन. सबसे ज्यादा इस्तेमाल. और एक कमाल की बात और रही आपके सामने, शरीर में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जिसका आप जितना यूज करते हैं वो कमजोर हो जाता है. आंखों का खूब यूज करिए, आंखें कमजोर नहीं हो जाएंगी. अनाप शनाप खाते रहिए, दांत कमजोर, कीड़े मकोड़े उसको खा जाएंगे. पता लगा कि कुछ दिन बाद दांत ही ऐसे ऐसे बोलेंगे आप, समस्या बनेगी. लेकिन वही एक अंग ऐसा है जिसका आप जितना यूज करेंगे वो उतना ही शार्प होगा. कौन? अरे भाई, जब इतने फायदे हैं ब्रेन के, तो आप उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते? इस्तेमाल करें, खूब करें. ठीक है, तो अब जरा इस्तेमाल करें ब्रेन. और बताइए कि इन तीनों फ्यूल में जो हमने चूज किया, एलपीजी इज द बेस्ट देन दीज 3, देन व्हाट आर द बेसिस टू चूज देम? ये कौन सा बेसिस था? एक और बता दीजिए. एक सबसे मेजर है जो ईंधन की प्रॉपर्टी होता है, फ्यूल की प्रॉपर्टी होता है, वहां तक आप नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिसको हम डिफरेंशिएट करते हैं. चलिए मैं बता देता हूं. सबसे अहम होता है, अच्छा चलिए आप बताइए, उपला, लकड़ी और एलपीजी को आपने चूज करा, इसको आप ऑर्डर में लगाइए. सबसे अच्छा कौन? आफ्टर दैट उपला, लकड़ी, पर डिसाइड कर लो. लकड़ी आफ्टर दैट उपला, यानी उपला को आप लास्ट ऑप्शन में चूज कर रहे हैं. ठीक है ना? अच्छा, अब जानते हो इसका मेजर इशू क्या है? मेजर इशू है टेम्परेचर. मेजर इशू क्या है? हमें ईंधन से सबसे मेजर हमें क्या मिलता है? टेम्परेचर. अगर टेम्परेचर अच्छा होगा तो खाना जल्दी बनेगा, अच्छा बनेगा. अगर टेम्परेचर नहीं होगा देन आप तो मेन बात तो करते ही नहीं, सारी चीजें बता डाली. और जो मेजर इशू है उस पर तो किसी का ध्यान ही नहीं है. भाई मेजर क्या है? टेम्परेचर. और भी सारे पार्ट्स हैं. तो देखिए अगला पॉइंट बेटा यही लिखा हुआ है कि अगर हमें कोई अच्छा फ्यूल चूज करना है, देन वी हैव 3 क्वेश्चंस. हमारे पास 3 प्रश्न हैं. आप इन्हीं 3 प्रश्नों को करिए और फ्यूल चूज कर लीजिए. पहला क्वेश्चन, द फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मच हीट डज इट रिलीज ऑन बर्निंग? ये जब हम जलाएंगे तो सबसे पहला टास्क हमारा क्या होता है? हीट का, जो इतनी देर से आप बता नहीं पा रहे थे. मैं उसी को बार बार लाने का प्रयास कर रहा था. टेम्परेचर, हीट, वो लाओ ना. सबसे पहले तो वही है. तो पहला प्रश्न ये होना चाहिए, हाउ मच हीट डज इट रिलीज ऑन बर्निंग? अगर हम इसको जलाते हैं तो कितना हीट ये क्या करेगा? रिलीज करेगा. और जो ज्यादा हीट देगा दैट वन इज बेस्ट. वही सबसे क्या है, समझ में आ गया ना फ्यूल का कैसे चयन होता है. दूसरा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन इज,
इज इट इजिली अवेलेबल, क्या ये आसानी से उपलब्ध है, इसकी उपलब्धता अवेलेबिलिटी प्रॉपर होनी चाहिए। नहीं पता लगा, जैसे हम उपले का एग्जांपल लें, उपला क्या शहर में पाया जाएगा? वहां वाले तो भूखे मारे जाएंगे। अरे बोलिए बोलिए, जहां पर एकदम अर्बन एरिया है, क्या वहां पर वुड मिलेगा? तो खाना कहां पकेगा? मतलब अवेलेबिलिटी क्या होनी चाहिए फ्यूल की, एक प्रॉपर वे में होनी चाहिए, जिससे कि जिस कारण से फ्यूल लिया जा रहा है वो इजीली रहे। तो सबसे पहला क्या हो गया? सबसे पहला क्या, जल्दी बताइए। सबसे पहले हाउ मच हीट रिलीज ऑन बर्निंग। सेकंड हो गया व्हाट आर द अवेलेबिलिटी ऑफ द फ्यूल। एंड थर्ड वन इज, जो तीसरा क्वेश्चन आप करेंगे, जो अभी एक लड़की, इस लड़की ने बोला था, डज इट प्रोड्यूस ए लॉट ऑफ स्मोक, क्या ये बहुत ज्यादा धुआं पैदा करता है? जैसे उपला कम धुआं पैदा करेगा, उससे ज्यादा वुड करेगी, आई थिंक सबसे ज्यादा उपला करता है, गुड। और उसके बाद, और सबसे बाद में देयर इज नो स्मोक। एलपीजी में स्मोक है क्या? कोई स्मोक नहीं है। आई होप अब आप समझ गए होंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ दीज थ्री क्वेश्चन यू कैन चूज एप्रोप्रिएट फ्यूल्स। आप बहुत एप्रोप्रिएट फ्यूल को क्या कर सकते हैं? चूज कर सकते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। तो बेटे आज हम थोड़ा सा और देख लेते हैं। 14.2.1 पॉइजन फ्यूल से हम अगले दिन रखेंगे। तो आगे जरा आप पढ़िए, फटाफट इसको पूरा करिए। More relevant questions. Which about the limit opportunities when it comes to a particular tax, such as the cooking of food called the fuel. Select also based on the work to be done. For example, wood बेटा wood होता है। one fuel for cooking and another for heating the room in winter. देखिए अब मैं बताता हूँ, जैसे कि अभी हमने 3 क्वेश्चन चूज कैसे कहा, वी आर टेकिंग 3 क्वेश्चंस, ठीक है। हमने 3 क्वेश्चन चूज करे थे ना। पहला क्वेश्चन क्या था कि उसके हीट, बर्निंग पर हीट कितनी होगी। दूसरा क्वेश्चन हमने चूज करा, जल्दी बताइए, इजीली अवेलेबिलिटी है या नहीं। और तीसरा हमने चूज किया था, क्या ये स्मोक प्रोड्यूस करेगा, लॉट ऑफ स्मोक पैदा करेगा। क्या इसके अलावा और भी क्वेश्चन बन सकते हैं? अब हमको ये चूज करना है। यस, देयर आर नंबर ऑफ क्वेश्चन you can use for selecting of good fuels. And the question is, next question is, which would be large amount of work per unit mass or volume. अब हमने ये देखना है कि कम से कम मास का हम यूज करें और कितना उपला यूज करेंगे तब इतनी एनर्जी आपको मिलती है। ठीक है, समझ में? अगला पॉइंट है एक्सेसिबल इजीली, इसे हम आसानी से एक्सेस करते हैं। हाँ, ये यूजली टू ट्रांसपोर्ट एंड स्टोर, हम इसे आसानी से क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं और साथ ही साथ हमारे घर में इजीली स्टोर किया। अगला पर है मोस्ट इम्पोर्टेंटली और अगला सबसे महत्वपूर्ण है, ये क्या हो, इकोनॉमिकल हो, यानी कि थोड़ा सा आसानी से मिले, सस्ता हो। आज के एलपीजी के रेट आसमान छू रहे हैं। 900 पर सिलेंडर कितना हो गया? 900 150 पैसे आज का है। 900 150 भाई देखो महंगा तो होता ही जा रहा है ना बेटा। आज हमारे रखेंगे, अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है,